16 फरवरी 2025 रविवार का दिन था और दिन के समय एक लड़की की शादी होनी थी। बारात भी आ चुकी थी और ज़्यादातर मेहमान आ चुके थे, लेकिन जो उस लड़की का भाई होता है वह काफ़ी ज़्यादा बेचैन प्रतीत हो रहा था। अब इसके बाद जब उस लड़की के भाई का एक दोस्त उससे पूछता है कि भाई तुम इतने बेचैन क्यों हो, तो वो कहने लगता है कि एक आदमी इस शादी में नहीं आया है तो उसी की मैं राह देख रहा हूँ। अब यह देखकर उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वह ज़्यादा दूर का नहीं था, उनके पड़ोस का ही था और उसे पता था कि सभी के सभी रिश्तेदार आ चुके हैं और न जाने अब किसकी बात देख रहा है। तभी अचानक से उस शादी के अंदर एक और गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक व्यक्ति उतरता है और उसके पीछे पीछे एक बुर्के वाली महिला उतरती है। जैसे बुर्के वाली महिला इस शादी के अंदर आती है तो सभी लोग उस महिला को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यह महिला कौन है और यहां पर क्यों आई है। लेकिन वहीं पर जो लड़की का भाई होता है वह एकदम से भागा दौड़ा जाता है और उस महिला के साथ जो व्यक्ति था वो एकदम से उसके गले लगकर कहने लगता है कि मुझे पता था आप जरूर आओगे। और वह व्यक्ति कहने लगता है कि अरे आते क्यों नहीं, जब तुम्हारी बहन की शादी है तो ये हमारी भी बहन हुई ना, अपनी बहन की शादी में भला मैं कैसे नहीं आता। इसके बाद जो वह लड़का होता है उन्हें अंदर ले जाता है और उनकी खातिरदारी करने लगता है। कौन था वह व्यक्ति जिसके साथ बुर्के वाली महिला आई थी? अगर वह मुस्लिम था तो इस हिंदू लड़की की शादी में क्या कर रहा था? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक राजेश नाम का लड़का रहा करता है। राजेश जिसके पिता के पास अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है और उसे नौकरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह बस अपने पिता का खेती बाड़ी में हाथ बटाया करता और इसी काम को करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। जब उसे खेती बाड़ी से काम मिल जाया करता तो अपने साथ के लड़कों में बैठा करता और राजनीतिक बातें ज्यादा किया करता। वह कई तरह के हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ था और इसी वजह से उसके दिमाग में बहुत ही अलग तरह के विचार चला करते हैं। इन्हीं के साथ वह एंजॉय करते हुए लाइफ को जी रहा था। लेकिन तभी अचानक से 2025 में कुंभ का मेला लगता है और जैसे कुंभ के मेले की ये बात राजेश को पता चलती है कि कुंभ के मेले के अंदर मुसलमान नहीं आ रहे हैं, तो इस वजह से वह इस कुंभ के मेले में जाने का फैसला कर लेता है और सोचने लगता है कि बहुत ही अच्छा नजारा होगा कि वहां पर मुसलमान नहीं है और कितना मजा आएगा। यही सोचकर वह अपने साथ के कुछ लड़कों को और इकट्ठा करता है, जिनमें से उसका एक खास दोस्त था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल और राजेश दोनों की मानसिकता एक सी ही थी और यह बात सुनकर दोनों ही उस कुंभ के मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। गांव से कुछ व्यक्ति जा रहे थे, उनके साथ कुछ महिलाएं थी, तो उसी ग्रुप के साथ वो सभी लोग जाने का फैसला करते हैं और उनके साथ मिलकर ही वहां से कुंभ के मेले के लिए निकल जाते हैं। वो लोग यहां से जैसे तैसे करके कुंभ के मेले में शाम के समय पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही शाम के समय कुंभ के मेले में पहुंचे थे तो वहां पर उन्हें ठहरने की कोई भी व्यवस्था नहीं मिलती है और यह बात उन सभी को परेशान कर देती है। कुंभ के मेले के अंदर काफी ज्यादा भीड़ भाड़ थी और भीड़ के कारण वो लोग अंदर तक भी इंटर नहीं कर पाए थे, वह प्रयागराज के अंदर ही रह गए थे। प्रयागराज के अंदर वह इधर उधर होटल देखने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को कहीं पर भी कोई होटल नहीं मिलता है। वह रोड किनारे बैठे हुए थे, रात का समय था और साथ में कुछ महिलाएं और बच्चियां भी थी, जिन बच्चियों को लेकर वो काफी ज्यादा अनसेफ अपने आप को महसूस कर रहे थे और इसी बात को लेकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। और इसी परेशानी के चलते जो राजेश और गोपाल होते हैं वह इस बात का सॉल्यूशन ढूंढने लगते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना किसी के घर में जाएं और वहां पर रात बिताने का इंतजाम करें। अगर इस तरह से रहे तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है और यही सोचकर गोपाल और राजेश दोनों इधर उधर देखने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कोई ऐसी जगह जहां पर कम से कम 4 दीवारी के अंदर उन्हें रात बिताने की जगह मिल जाए। ऐसे ढूंढते ढूंढते अचानक से उनकी नजर एक घर पर पड़ती है जो काफी आलीशान बना हुआ था और जिसके सामने बहुत बड़ा ग्राउंड खाली पड़ा था और उसके अंदर खेती किसानी के औजार खड़े हुए थे। जब राजेश ये सब कुछ देखता है तो वह सोचने लगता है कि किसी बड़े जिम्मेदार का घर है तो इसी के अंदर अपनी जाकर रात बिता ली जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है और जिम्मेदार के घर में कैसी भी परेशानी नहीं होने वाली। यही सोचकर राजेश गोपाल के साथ वहां जाकर उस घर का दरवाजा खटखटा देता है तो अंदर से एक महिला आकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो महिला आती है तो राजेश उनसे पूछने लगता है कि देखिए हम लोग कुंभ मेले में आए थे, लेकिन ज्यादा भीड़ होने के कारण हमें कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिल रही है रुकने की और आपके यहाँ पर काफी अच्छी जगह है, तो क्या आप हमें यहाँ पर रुकने के लिए अनुमति दे सकते हो? अब जैसे वो महिला सुनती है कि ये लोग काफी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन भीड़ के कारण इनके पास ठहरने की जगह नहीं है, तो वो एकदम से उनसे हामी भर लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ जाओ, कैसी भी कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद राजेश और गोपाल अपने पूरे ग्रुप को लेकर उस घर के आंगन में पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा बड़ा था और वहां पर जाकर वे अपने आप को सेव करने लगते हैं। लेकिन जैसे वो ग्रुप वहां पर आ गया था तो जो महिला होती है और उसके दोनों बच्चे होते हैं
हैं वो सभी आकर उनको पानी पिलाने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि आपको किस किस चीज की जरूरत है। उनके पास काफी सारी चारपाइयां थी और उन चारपाइयों को उन सभी ने एक हॉल में सेट कर दिया था और वहां पर उनकी ठहरने की व्यवस्था बना दी थी। पूरा ग्रुप और राजेश और गोपाल फिलहाल आंगन के अंदर ही थे और वो लोग उन्हें अंदर आराम करने के लिए बिस्तरों के लिए कह रहे थे। तो जो पूरा ग्रुप होता है वो कहने लगता है कि नहीं जी कोई बात नहीं, आप केवल हमारे लिए पानी की व्यवस्था करा दो, हम यहाँ पर खाना बनाने वाले हैं। लेकिन तभी वह महिला और उसके बच्चे जो उनकी सेवा कर रहे थे वो कहने लगते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर आप हमारे घर पर आए हो तो हमारे लिए आप अतिथि हो और आप लोगों के लिए खाना हम बनाएंगे, आप चिंता मत करो, आपको क्या खाना है वो बता दीजिए बस। यह सुनकर वो लोग मना करने लगते हैं और तभी वहां पर उस परिवार का मुखिया आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्यों साहब, हमारे हाथ के खाने में कोई लगा होगा क्या? तो वो कहने लगते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल हम अपना सारा सामान लेकर आए हैं, आप केवल हमारा खाना बनाने का इंतजाम करा दीजिए और उसके बाद हम खुद ही खा लेंगे। क्योंकि उस ग्रुप के अंदर लगभग 20 से 25 लोग थे और वह नहीं चाहते थे कि खामखा इन लोगों को इतनी परेशान किया जाए, वही काफी है जो इन लोगों ने अपने आंगन में हमें ठहरने की व्यवस्था करा दी है। इसके बाद उस ग्रुप के कुछ व्यक्ति और साथ में राजेश और गोपाल उस व्यक्ति से बात करने लगते हैं जो इस परिवार का मुखिया था। और बातों के दौरान अचानक से जब राजेश और गोपाल को उसका नाम पता चलता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम था जाकिर और जाकिर जाहिर सी बात है एक मुस्लिम नेम है। अब जो राजेश और गोपाल हैं वो इस बात को सुनकर ही यहां पर आए थे कि कुंभ के मेले में मुसलमान बहन है तो वहां पर अलग ही नजारा होगा, लेकिन आज जब उन्हें जरूरत पड़ी है तो फिलहाल वो एक मुस्लिम के घर में है और मुस्लिम ने उनकी आओ भगत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। उन लोगों पर वहां पर कोई भी बात नहीं बनती है और वो इस बात को सुनकर पूरी तरह से सुन्नाहट में खो जाते हैं। थोड़ी देर तक जो उस ग्रुप के आदमी होते हैं वह जाकिर साहब से बात करते हैं और जाकिर से बात करने के बाद वह उससे पूछने लगते हैं कि वैसे तो कुंभ के मेले में मुस्लिमों को बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी आपने हमारी मदद क्यों की? तो वो कहने लगता है कि देखिए साहब, यहां पर हम लोग यहां पर बसे हुए हैं प्रयागराज के अंदर, लेकिन बहुत दूर दूर से जनता आती है और सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। धर्म कोई मायने नहीं रखता और मैं इंसानियत को मानता हूं, धर्म मेरे लिए पीछे है। अब यह बात सुनकर वो पूरा ग्रुप पूरी तरह से हैरान हो जाता है और यह सब कुछ देखकर जो गोपाल और राजेश हैं उन दोनों की विचारधाराएं भी पूरी तरह से बदल गई थी। इसके बाद जाकिर साहब ने और उसके परिवार ने पूरे ग्रुप के लिए ठहरने की अच्छे से व्यवस्था कर दी थी और रात को वो अच्छी तरह से वहां पर व्यतीत करते हैं। इसके बाद गोपाल और राजेश दोनों जाकिर साहब के साथ बैठते हैं और बैठने के बाद उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। बातों के दौरान जाकिर साहब उन्हें कई तरह की ऐसी बातें बताते हैं जिनके कारण उनका मन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है और वो इस भावना को अपने दिमाग से निकाल देते हैं कि धर्म के हिसाब से इंसान को बांटा जा सकता है। इसके बाद उनके दिमाग में एक ही चीज बैठ गई थी कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता और इसी चीज का आज से वो अनुसरण करेंगे और इसी हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। यह बात राजेश को काफी ज्यादा प्रभावित करती है और वह वहां पर जाकिर साहब का नंबर लेता है और उनसे कहता है कि देखो 16 फरवरी को मेरी बहन की शादी है और उस शादी के अंदर आपको सह परिवार जरूर से आना होगा। इसके बाद जाकिर साहब भी कहने लगता है कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी बहन की शादी है तो वो मेरी भी बहन हुई और उसकी शादी में मैं जरूर से आऊंगा। वहां से बातें तय हो जाती हैं और उसके बाद रात बिताने के बाद दूसरे दिन स्नान करने के बाद वो पूरा ग्रुप वहां से वापस लौट आता है और जो राजेश है वो बार बार जाकिर साहब के पास फोन करके उनका हालचाल लिया करता और उन्हें आने के लिए बार बार कहा करता। वह तो कहता है कि आप शादी में काफी दिन पहले आ जाओ और यहीं पर रहकर आराम से समय व्यतीत करना, क्योंकि उनकी खातिरदारी उसके दिमाग में बस गई थी। लेकिन जाकिर साहब कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसे नहीं आ सकते, दरअसल यहाँ पे हमारे पास भी काम है और उस काम को करने के बाद ही हम आपके पास आ सकते हैं। इसके बाद जो राजेश होता है वह मान जाता है। अब धीरे धीरे शादी का मुहूर्त नजदीक आ जाता है और शादी से 2 दिन पहले जो राजेश होता है दोबारा से जाकिर साहब के पास फोन करता है और कहता है कि आपको याद तो है ना, मेरी बहन की शादी है और आपको जरूर आना है। तो जाकिर साहब कहने लगते कि अरे भाई, हमारी बहन की शादी हो और हम याद ना रखें, ऐसा भला हो सकता है क्या? वो तो काम में थोड़ा सा उलझ गया था, वरना 2-3 दिन पहले आ जाता और पूरे काम को मैं ही देखता। ऐसा कहकर हंसते हुए जाकिर साहब राजेश को भी हंसा देता है और दोनों लोग कुछ देर और बातें करके फोन को काट दिया जाता है। अब इसके बाद जो जाकिर साहब होते हैं वो वहां से चलने की व्यवस्था बनाते हैं और लगभग अब उन्हें 800 किलोमीटर का सफर तय करना था और उसके बाद वो यहाँ पर पहुंचने वाले थे। इस बात को देखकर जाकिर साहब की पत्नी मना करने लगती है, कहती है कि काफी लंबा सफर है और इतने लंबे सफर में जाकर क्या फायदा। तो वो कहने लगता है कि नहीं, आदर सम्मान के साथ वो लोग हमें बुला रहे हैं तो जरूर से जाना होगा, वरना ये तो पक्षपात होगा। हमारे घर तो वो आ गए थे, लेकिन हम उनके घर जाने में आनाकानी करेंगे तो वो लोग कुछ और समझ जाएंगे। ऐसा कहकर वो जाने के लिए कहने लगता है। तभी जो जाकिर साहब की पत्नी है वो कहने लगती है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो।
तभी जो जाकिर है वो कहने लगता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज होती है और जब हमने इंसानियत दिखाई है तो वो लोग भी इंसानियत दिखाएंगे। दरअसल जो जाकिर साहब की पत्नी है उसने न्यूज में कई ऐसी चीजें देख रखी थी, जब पूरे परिवार के साथ वो जाने की सोचती है तो कहीं ना कहीं वो बातें उसके दिमाग में आ जाती हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। यही सोचकर वह ऐसी बात कहती है, लेकिन जाकिर उसके भय को पूरी तरह से गायब कर देता है और उसके बाद पूरे परिवार के साथ तैयार होकर उस शादी के लिए निकल जाता है। काफी लंबा सफर था, उनके पास घर की गाड़ी थी, लेकिन फिर भी रास्ते में वो रुकते हुए आते हैं। उस सफर को तय करने में लगभग उन्हें 10 से 12 घंटे लग जाते हैं और रात के समय ही वो अपने घर से निकल गए थे। अब जैसे सुबह सुबह वो उस एरिया में तो पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर आकर एक होटल ले लेते हैं और होटल में आराम करने का फैसला करते हैं। सोचते हैं कि अगर इस हालत में वहां पर जाएंगे तो ना तो हमारा ही मन लगेगा, ना ही किसी से बात कर पाएंगे, तो पहले थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और उसके बाद उस घर में जाएंगे। इधर जो राजेश होता है वह बार बार जाकिर साहब के पास फोन कर रहा था और काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि जाकिर साहब और उसका पूरा परिवार सो रहा था और वह उसके फोन को नहीं उठा रहे थे। उसकी परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। यहाँ पर बारात भी आ चुकी थी और पूरे के पूरे रिश्तेदार भी आ चुके थे, लेकिन राजेश की निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी और वह सोच रहा था कि कब वो लोग आएंगे। राजेश ने अपनी बहन की शादी के लिए एक मैरिज हॉल बुक कर रखा था और उसी के अंदर सब कुछ था। उसके कुछ दोस्त जो उसके दूर के दोस्त थे वह शादी में आते हैं और राजेश को परेशान देखकर उससे पूछने लगते हैं कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो। राजेश कहने लगता है कि एक खास व्यक्ति है और वो आने वाला है और जब वो आ जाएगा तभी मुझे तसल्ली होगी। तो तभी उन्हीं के एक पड़ोस का व्यक्ति जो राजेश के सभी रिश्तेदारों को अच्छी तरह से जानता था वह कहने लगता है कि कौन खास आने वाला है, तुम्हारे जितने भी खास है उन सभी को शायद मैं जानता हूं और सभी खास व्यक्ति इस शादी के अंदर आ चुके हैं। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं पता जो आने वाला है। तभी अचानक से दरवाजे पर एक गाड़ी आती है जो गाड़ी जाकिर साहब की थी और जैसे ही राजेश उस गाड़ी का नंबर देखता है तो एकदम से उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। जब राजेश उस गाड़ी की तरफ जाता है तो सभी लोग राजेश को देख रहे थे, क्योंकि राजेश के चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई थी जो अब तक उसके चेहरे पर नहीं थी। वह बहन की शादी का काम तो कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी कि अगर जाकिर साहब नहीं आए तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जैसे गाड़ी का दरवाजा खुलता है तो जाकिर साहब गाड़ी से उतरते हैं, जिन्होंने अच्छे से कोट पैंट पहन रखे थे, और उसके बाद उनका बेटा दूसरी खिड़की से उतरता है। लेकिन तभी उस गाड़ी की पिछली खिड़की को खोलकर एक महिला जो कि पूरी तरह से बुर्के में थी वह बाहर निकलती है और उसको देखते ही शादी के अंदर जितने भी लोग आए हुए थे वह लोग बड़ी बुरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब तक जो राजेश का व्यवहार था उसके अनुसार लगता नहीं था कि राजेश अपनी शादी के अंदर इस तरह से किसी मुस्लिम व्यक्ति को भी बुला सकता है। उस महिला को देखने के बाद सभी के बीच में कानाफूसी होने लगी थी। जैसे ये बात राजेश को पता चलती है कि लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, तो उसके बाद राजेश जाकिर साहब का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने साथ लेकर उस स्टेज पर चला जाता है जहां पर संगीत का प्रोग्राम चल रहा था। स्टेज पर खड़ा होने के बाद वहां पर माइक लगा हुआ था और उस माइक में आवाज लगाकर वह सभी का अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। जब सभी लोग राजेश की तरफ देखने लगते हैं तो वह उनको ये पूरी कहानी बताता है कि इस तरह से हम लोग कुंभ मेले में गए थे और वहां पर जब हम पे मुसीबत आई थी, हमें कोई भी जगह नहीं मिली थी, काफी खतरे का सामना करना पड़ा था। उसी समय इन्होंने अपने घर के दरवाजे हमारे लिए खोल दिए थे और हमारा अच्छे से वेलकम किया था। बाद में हमें पता चला कि ये मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन जब इन्होंने हमारे लिए इंसानियत दिखाई है तो इनके बिना ये शादी बड़ी अधूरी हो जाती। इस बात को सुनकर वो सभी लोग पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं और यहां पर एक बहुत ही अच्छी भाईचारे की मिसाल दी गई थी। इसके बाद चारों तरफ लोग राजेश के बारे में बात करने लगते हैं कि उसने कमाल कर दिया। शादी के अंदर उनमें से भी कुछ लोग थे जो लोग वहां पर कुंभ मेले में गए हुए थे और वह जाकिर साहब का अच्छे से वेलकम करते हैं और शादी के अंदर अलग से उनके ऊपर गौर दी जाती है। शादी के 2 दिन बाद तक वह पूरा परिवार वहीं पर रुका था और उसके बाद वो लोग वापस वहां से चले जाते हैं। जाकिर साहब और उसके परिवार का अच्छी तरह से राजेश और राजेश का परिवार वेलकम करता है और राजेश के परिवार को जब ये पता चलता है कि बेटे की मानसिकता पूरी तरह से चेंज हो गई है तो उसका पिता बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि चलो ये भी बड़ा ही अच्छा हुआ। फिलहाल भी राजेश और जाकिर साहब एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और वे एक दूसरे से बातें किया करते हैं। हो सकता है आगे आने वाले समय में और भी कोई फंक्शन हो और उन फंक्शन में एक दूसरे के परिवार तक का आना जाना हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।